साल था 1990। हरियाणा के एक छोटे से गांव शाहजादपुर में एक लड़का था, रामकृष्ण यादव। गरीब परिवार से था, माता पिता किसान। पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं हो पाई, लेकिन भीतर था जबरदस्त तेज, कुछ जो चैन से बैठने नहीं देता था। किशोर उम्र में ही वो कानपुर के एक गुरुकुल में चले गए, जहां उन्होंने संस्कृत, आयुर्वेद और योग की शिक्षा ली। वहीं उन्होंने एक नया नाम अपनाया, बाबा रामदेव। उनके साथ एक और लड़का था, आचार्य बालकृष्ण, नेपाली मूल के लेकिन भारत के लिए समर्पित। बाबा योग में पारंगत थे और बालकृष्ण आयुर्वेद में। ये दोनों सिर्फ साधक नहीं थे, इनका सपना था भारत को फिर से आरोग्यवती और स्वदेशी बनाना। बाबा रामदेव ने योग को सिर्फ आसन नहीं समझा, इन्होंने इसे आंदोलन बना दिया। टीवी चैनलों पर सुबह सुबह आने वाले उनके कार्यक्रमों में भारत के करोड़ों घरों में प्रवेश किया। लोग उन्हें देखने लगे, सुनने लगे और साथ योग करने लगे। पहली बार योग जन जन तक पहुंचा, लेकिन बाबा रामदेव की आंखें आगे देख रही थी। योग से तन ठीक हो सकता है, लेकिन जब तक भारत का बाजार विदेशी चीज़ों से भरा रहेगा, तब तक मन और देश दोनों गुलाम रहेंगे। यहीं से जन्म हुआ उस विचार का जिसने आगे चलकर पतंजलि को जन्म दिया। साल 1997 में हरिद्वार में एक छोटी सी इकाई बनाई गई, दिव्य फार्मेसी। यहाँ बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने जड़ी बूटियों से औषधियाँ बनानी शुरू की। कोई बड़ी मशीनें नहीं थी, साधारण मजदूर, साधारण संसाधन, लेकिन महान उद्देश्य। कई बार कर्ज लेना पड़ा। दोस्त रिश्तेदारों ने टोका, कौन आयुर्वेद खरीदेगा, विदेशी दवाइयाँ तो पहले से है। लेकिन बाबा हंसते हुए कहते, जो धरती हमें जीवन देती है, उनकी जड़ी बूटियाँ ही सबसे बड़ी औषधि है। शुरुआत आसान नहीं थी, न मार्केटिंग टीम थी, न डिस्ट्रीब्यूशन चेन, न ही कोई ब्रांड। पहले पहल बनाई गई आयुर्वेदिक दवाएं लोगों तक पहुंचाना कठिन था। दुकानें नहीं लेती थी, लोग भरोसा नहीं करते थे। बाबा और आचार्य खुद बैग उठाकर दुकानों पर गए, डॉक्टरों से मिले, गांव में बांटी। सिर्फ एक चीज़, भरोसा, और भरोसे से चीज़ें बदलने लगी। लोग बाबा रामदेव के साथ योग करते। उन्होंने इन उत्पादों को अपनाया। उन्हें लगा कि अगर आदमी हमारे स्वास्थ्य के लिए इतना कर रहा है, तो उसकी बनाई दवाई भी अच्छी और सच्ची होगी। धीरे धीरे ब्रांड बना, दिव्य फार्मेसी से पतंजलि। यह सिर्फ एक ब्रांड नहीं था, यह था लोगों के मन में स्वदेशी बीज जो अंकुरित हो चुका था। पतंजलि का नाम ऋषि पतंजलि के नाम पर रखा गया, जिन्होंने योग सूत्र की रचना की थी। ये नाम कोई बाजार की चाल नहीं था, ये था सम्मान उन परंपरा के लिए जो भारत की आत्मा रही है। यह नाम लोगों को याद दिलाता था कि पतंजलि सिर्फ कंपनी नहीं, यह आंदोलन है। बाबा रामदेव ने मंच से कहना शुरू किया, विदेशी कंपनियां हमें हमारी जड़ें काट रही है और देश में अपने ही संसाधनों से बना सामान खरीदो। उनका ये संदेश पूरे देश में आग की तरह फैल गया। लोग सिर्फ पतंजलि का टूथपेस्ट या तेल ही नहीं खरीद रहे थे, वे खरीद रहे थे आत्मनिर्भरता की भावना। वे कह रहे थे, हमें अपने देश पर भरोसा है। पतंजलि की उत्पादों में ये बात कही गई थी, बिना रसायन, आयुर्वेदिक, भारतीय जड़ी बूटियों से तैयार, किफायती दाम, भरोसेमंद चेहरे। धीरे धीरे पतंजलि ने न सिर्फ एफएमसीजी कंपनियों के नींद उड़ाई, बल्कि कारपोरेट ब्रांड्स को भारत के गांव तक उतरने के लिए मजबूर कर दिया। क्योंकि अब खेल बदल चुका था। अब मैदान पे उतर चुका था एक सन्यासी जो न मुनाफे की भूख रखता था, न किसी मल्टीनेशनल से डरता था। साल 2006 भारत के बाजार पर मल्टीनेशनल कंपनियों का कब्जा था। कोलगेट, डाबर, पीएनजी जैसे नाम हर घर में थे। उनका एडवर्टाइजिंग बजट करोड़ों में था। और फिर आया पतंजलि,
बिना किसी बड़े मार्केटिंग के, बिना बॉलीवुड ब्रांड एम्बेसडर के, बिना ग्लासी पैकेजिंग के। बस सिर्फ एक चीज थी, जनता से सीधा कनेक्शन। बाबा रामदेव ने जो ट्रस्ट बनाया था योग से, वही ट्रस्ट अब लोगों ने उनके उत्पाद में डाल दिया। कंपनियां हैरान थी, यह क्या हो रहा है। जब कोलगेट शाहरुख खान के साथ विज्ञापन कर रहा था, पतंजलि बाबा रामदेव के शब्दों से प्रचार कर रहा था। दांत चमकाओ नहीं बचाओ, केमिकल नहीं जड़ी बूटियां लगाओ। टीवी पर उनके योग के बीच वे अपने उत्पादों के बारे में बताते। लोगों को यकीन था कि बाबा खुद इस्तेमाल करता है, वही वह बेचता है। ये भरोसा का मार्केटिंग मॉडल जो कभी एमबीए में नहीं पढ़ाया गया था। पतंजलि ने 3 चीजें दी जो उस समय कोई नहीं दे रहा था। शुद्धता, जड़ी बूटियों से बने उत्पाद जो नेचुरल का भरोसा दिलाते थे। कीमत, बड़ी कंपनियों से 20 से 30% सस्ते, फिर भी अच्छा मार्जिन। देशभक्ति, स्वदेशी अपनाओ भावना ने लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ा। लोगों को लगा ये सिर्फ खरीदारी नहीं, आंदोलन है। पतंजलि ने डिस्ट्रीब्यूशन का अलग मॉडल अपनाया। पारंपरिक किराना स्टोर के साथ साथ पतंजलि अपने स्टोर शुरू किए। योग शिविरों और स्वास्थ्य मेलों में उत्पाद बेचे। हर जिले, हर तहसील तक स्वयं सेवकों की टीम बनाई। 2015 तक पतंजलि का नेटवर्क इतना गहरा हो गया था कि हर गांव में इसकी उपस्थिति थी, जबकि विदेशी कंपनियां अब भी शहरों तक सिमटी थी। पतंजलि ने सबसे पहले हमला किया टूथपेस्ट पर, दंत कांति के जरिए। कोलगेट के 75 साल के बादशाहत डगमगाने लगी। फिर आया कंचनार गुग्गल, आंवला जूस, नीम फेस वॉश और केश कांति शैम्पू। हर सेगमेंट में पतंजलि ने एक अलग विकल्प दिया। 2016 में पतंजलि की बिक्री थी 10,500 करोड़। ये भारत की सबसे तेजी से बढ़ती हुई एफएमसीजी कंपनी बन चुकी थी। ब्रिटानिया, गोदरेज, डाबर सब पीछे छूटते जा रहे थे। यूनिलीवर और नेस्ले जैसे कई दिग्गजों के मीटिंग में पतंजलि को गंभीरता से लिया जाने लगा। इन कंपनियों ने नेचुरल और आयुर्वेद वाले प्रोडक्ट पर काम शुरू किया। कोलगेट ने लॉन्च किया वेद शक्ति, HUL ने निकाला आयुष और डाबर ने पुराने फार्मूले को रीमेक किया। पतंजलि ने एफएमसीजी सेक्टर को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। तेज बढ़त के साथ साथ विवाद भी आए। कुछ उत्पादों की गुणवत्ता पर सवाल उठे। FSSAI ने कुछ उत्पादों को नोटिस भेजा। मीडिया ने पतंजलि पर विज्ञापन टेस्टिंग को लेकर सवाल उठाए, लेकिन बाबा रामदेव ने हर बार सामने आकर जवाब दिया। उनका कहना गलती हमारी होगी तो सुधार करेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। लोगों ने देखा जो आदमी टीआरपी के लिए नहीं, विश्वास के लिए खड़ा है, वही असली खिलाड़ी है। कुछ लोगों ने पतंजलि को राजनीति से जोड़कर नहीं देखा, लेकिन बाबा रामदेव ने साफ कहा पतंजलि व्यापार नहीं सेवा है। हमारा मिशन है भारत को आयुर्वेद और आत्मनिर्भर बनाना। वह खुले मंच पर कहते थे अगर हम विदेशी कंपनियों की जगह अपने देश की चीजें खरीदें तो अरबों रुपए भारत में रहेंगे। यह सीधा जनता के दिल में उतार गया। 2017 में पतंजलि ने फूड सेगमेंट में बड़ी छलांग लगाई। बिस्किट, नूडल्स, मसाले और सब कुछ बाजार में आ गया। रुचि सोया को अधिग्रहित कर लिया और सोया ऑयल मार्केट में दबदबा बना दिया। परिधान नाम से कपड़ों की रेंज शुरू की गई। योगा बियर से लेकर चीज तक स्वदेशी सामग्री, ऐप और कैशलेस ट्रांजेक्शन को भी बढ़ावा दिया गया। साल 2020 के बाद भारत और दुनिया दोनों में बहुत कुछ बदल गया। कोरोना महामारी आई, बाजार में मंदी आई, लेकिन इसके बीच भी एक बात साफ थी, पतंजलि अब सिर्फ कंपनी नहीं, एक स्थापित नाम है। लेकिन सवाल ये था कि क्या पतंजलि इस शिखर पर टिक पाएगा? क्या वो वही ऊर्जा, वही व्यस्त और वही भरोसा बना रख पाएगा? आज पतंजलि के पास है 800 से अधिक उत्पाद, 5000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर और 50 लाख से ज्यादा रिटेल आउटलेट तक उसकी पहुंच। एक पूर्ण स्वदेशी आपूर्ति श्रृंखला, रुचि सोया जैसे लिस्टेड कंपनी, लेकिन साथ ही सामने आई कुछ बड़ी चुनौतियां। कुछ मामलों में उत्पादों की टेस्टिंग रिपोर्ट उन्हें विवाद खड़े किए।
जैसे पतंजलि के शहद में शुगर सिरप की मिलावट के बाद आंवला जूस की गुणवत्ता पर उठे सवाल। कपड़े, मोबाइल ऐप्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक साथ कई सेक्टर में उतरने से ध्यान बना। शुरुआती जोश के बाद कुछ उपभोक्ता ब्रांड के भावनात्मक रूप से करने लगे। अब लोग तुलनात्मक रूप से देख रहे थे क्या पतंजलि का शैंपू सचमुच बेहतर है या सिर्फ सस्ता है। कई लोगों के लिए पतंजलि आज भी एक विश्वास है। ग्रामीण भारत में आज भी पतंजलि का नाम चलता है। लोग और स्वदेशी विचारधारा से जुड़े लोग इसे अब भी पसंद करते हैं, लेकिन शहरी ग्राहक अब भी अधिक साहस हो चुका है। वो सिर्फ स्वदेशी कर देने से नहीं खरीदता, वह समस्या पड़ता है, कंप्लेंट करता है और परिणाम देता है। अब भरोसा जीतने के लिए सिर्फ दिखाने वाला नहीं, गुणवत्ता और पारदर्शिता भी चाहिए। को खरीदा लेकिन उसका इसके अमेज़न जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑर्डर उतना लोकप्रिय नहीं हो पाया। तकनीकी रूप से यूजर एक्सपीरियंस का प्रचार प्रसार में कमी, डिजिटल फ्रंट पर पतंजलि पीछे हो गया, जबकि इसी मोर्चे पर दूसरे ब्रांड तेजी से दौड़ रहे हैं। है उनका व्यक्तित्व ब्रांड के प्रचार का सबसे मजबूत, लेकिन उनके कई बार विवादित बयान या मंच से दिए गए तर्क की आलोचना के कारण मिलते हैं। जैसे पर टिप्पणियां इलाज को लेकर जाए, इससे ब्रांड को नुकसान होता है, खासकर शहरी समाज में। अकेला ब्रांड नहीं है, डाबर ने एग्रेसिव ब्रांडिंग की है और कई ब्रांडों ने की है जो कि स्वदेशी कहकर अपने ब्रांड का प्रचार करते हैं। अब स्वदेशी से काफी उसे साबित करना भी पड़ता है। सबसे बड़ा सवाल क्या पतंजलि लेकर चल रहा है, शुरू लगा अपराध को आंदोलन बना दिया। और